दोस्तों रीचर सीजन 4 का 5वां एपिसोड आ गया है। जिसने भी इसके पिछले 4 एपिसोड नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, जल्दी जाकर देख ले। और नहीं देखना चाहते तो मैं इसका रिकैप देता हूँ, जिसमें हमने देखा ट्रेन के अंदर रीचर के सामने एना नाम की एक लेडी खुद की जान ले लेती है, जो कि एक FBI एजेंट थी। अब क्योंकि वो रीचर के सामने मरी थी, इसलिए रीचर से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिसके कारण रीचर को कैद करके रखा जाए। अब क्योंकि हमारे हीरो को कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए वो खुद ही ये केस सॉल्व करने के पीछे पड़ जाता है, जिसमें 2 लोग उसका साथ देते हैं। एक तो एना का भाई मैरिक और दूसरी है डिटेक्टिव तमारा। इन तीनों को शक था कि कांग्रेसमैन जॉन सैमसन इस घटना के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन छानबीन करने पर पता चलता है कि उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सैमसन के चीफ ऑफ स्टाफ नोलन काहिल का लेना देना है। और वो उस वक्त ट्रेन में भी मौजूद था जब एना ने खुद की जान ली। इसलिए जब रीचर सैमसन को साथ लेकर नोलन से मिलने के लिए जाता है, तो नोलन बिना कोई जवाब दिए बिल्डिंग से कूदकर खुद की जान ले लेता है। तभी रीचर और उसकी टीम को पहले एना के बेटे बेन की गर्लफ्रेंड की लाश मिलती है और फिर बेन की लाश मिलती है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसी दौरान FBI के कुछ एजेंट्स रीचर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पहलवान किसी के भी हाथ नहीं आता और सबकी ठुकाई कर देता है। फिर वहां से निकलकर वो लैला के होटल रूम की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट आ जाती है और पता चलता है कि बेन और उसकी गर्लफ्रेंड को एक तेज धार वाले गोल चाकू से मारा गया है, जो स्पेशल इंडोनेशिया में मिलता है। ये चाकू मार्शल आर्ट में यूज होता है। दूसरी तरफ लैला और अमीशा जब अपने होटल रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके दोनों बॉडीगार्ड मरे पड़े हैं। तभी अंदर से कुछ एजेंट्स निकल कर आते हैं, लेकिन तभी लैला और अमीशा अपना असली रूप दिखाती है और वही तेज धार वाला गोल चाकू निकाल लेती है। तभी कुछ देर बाद जब रीचर वहां पर पहुंचता है तो देखता है वहां चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं। इतने में पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और रीचर को हाथ ऊपर करने को कहती है। अब आगे 5th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। पुलिस वाले रीचर को हाथ ऊपर करने को कहते हैं, लेकिन रीचर तो उनकी पिटाई करता है और वहां से भाग जाता है। फिर जब वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है तो वहां पर भी पुलिस आ जाती है, इसलिए रीचर को वापस बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ता है। फिर वो छुपता छुपाता ट्रैश रूम के अंदर घुस जाता है और ट्रैश शूट के अंदर छलांग लगा देता है, लेकिन वहां पर उसकी जैकेट फंस जाती है। तभी कोई उसके ऊपर कूड़े का बैग फेंक देता है, जिसके कारण रीचर की जान बच जाती है, क्योंकि जब पुलिस वाला वहां पर झांक कर देखता है तो वहां उसे रीचर नहीं बल्कि कूड़े का बैग ही दिखाई देता है। तभी कुछ देर बाद रीचर उस बदबूदार जगह से बाहर निकल आता है और वहां पर पड़ी एक जैकेट पहन लेता है। फिर बिल्डिंग से बाहर जाने के बाद वो तमारा के पास कॉल करता है और बताता है कि लैला के होटल रूम में उसके दोनों बॉडीगार्ड्स और 4-5 एजेंट्स की लाश पड़ी थी, लेकिन वहां पुलिस आ गई और उनको लगा कि उन सबको मैंने मारा है, इसलिए मुझे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। फिर तमारा पूछती है क्या उन सभी के गले वैसे ही कटे हुए थे जैसे बाकियों के कटे हुए थे। रीचर कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तमारा बताती है कि वो एक खास तरह का चाकू है जो इंडोनेशिया में बनता है। ये बात सुनकर रीचर समझ जाता है कि अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं सब लैला और उसकी दोस्त ही कर रही है। तभी तमारा बताती है कि वो हमें शुरू से ही बेवकूफ बना रही थी। एना वो पेन ड्राइव लेकर लैला के पास जा ही नहीं रही थी, बल्कि वो तो उससे बचकर भाग रही थी, किसी ऐसे इंसान के पास जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है, यानी उसका भाई मैरिक। अगर मरते वक्त उसके पास वो ड्राइव और उसका फोन नहीं था तो इसका मतलब जरूर उसने मैरिक के पास वो ड्राइव और अपना फोन मेल कर दिया होगा। जाओ जाकर लेकर आओ, तब तक मैं पुलिस वालों से पीछा छुड़वाता हूँ। फिर जब रीचर वहां से भागने की कोशिश करता है तो एक पुलिस की कार उसको ठोक देती है और फिर सभी पुलिस वाले मिलकर रीचर को गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ जब रीचर की बिच्छू गैंग मैरिक के घर पर जा रहे थे तो रास्ते में रसल बताता है कि मैंने अपने एक हैकर फ्रेंड से पता लगाया है कि लैला और अमीशा दोनों नकली नाम हैं, जो कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही रखे हैं, क्योंकि उसे उनकी कोई भी पुरानी हिस्ट्री नहीं मिली। कुछ दिन पहले ही उनके नाम पर 5 लाख की लिमिट वाला एक क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है, जिसका इस्तेमाल करके उसने इंडोनेशिया से यहाँ की 4 टिकट खरीदी, 2 खुद की और 2 अपने बॉडीगार्ड की। लेकिन 2 दिन पहले ही उसने एक फ्लाइट की 5वीं टिकट भी खरीदी, जो आज सुबह ही यहाँ पर लैंड हुई है। अब देखना यह है कि इंडोनेशिया से वो 5वां इंसान कौन आ रहा है। मेरा दोस्त जल्दी ही उसका पता लगा लेगा। इतने में वो सब मैरिक के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और वहां मेल बॉक्स में से उन्हें एना की भेजी हुई पोस्ट भी मिल जाती है,
जिसमें एक पेन ड्राइव और उसका फोन था। इतने में रसल को उनके 5वें साथी का भी पता चल जाता है, जिसका नाम था टोमास बावेरी। अब ये कौन है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। इतने में वहाँ पर एक और कार आती है जिसमें लैला और उसकी फ्रेंड बैठी हुई थी और वो दोनों देखते ही देखते अपनी बिच्छू गैंग पर जानलेवा हमला कर देती है, जिसके कारण उनको जान बचाकर भागना पड़ता है। भागते हुए तमारा पुलिस हेडक्वार्टर में कॉल करती है और अपनी लोकेशन बताकर कहती है कि हम पर जानलेवा हमला हुआ है, जल्दी से पुलिस को भेजो। तभी भागते भागते शार्प मोड़ पर लैला की कार पलटते पलटते बचती है। फिर दोनों कारें भागते हुए शहर से बाहर पहुंच जाती है। मैरी कहता है कि अब जरा संभल कर बैठना, मैं शार्प मोड़ लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ के बच्चे बच्चे को ये मोड़ लेना आता है, लेकिन लैला को नहीं आता। फिर वो फुल स्पीड में अपनी कार टर्न करता है, लेकिन लैला नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब मैरिक भी अपनी कार रोक लेता है और जब देखता है कि वो दोनों लड़कियां अभी गाड़ी से बाहर आ गई हैं, तो वो अपनी गाड़ी को बैक गियर में डाल लेता है और कहता है जिनको डर लग रहा है वो कार से नीचे उतर जाए। ये बात सुनते ही रसल कार से नीचे उतर जाता है। फिर तमारा उसको समझाती है कि वो लड़कियां घायल है और पेन ड्राइव हमारे पास है, इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन अपनी सिंगल पसली को तो हीरो बनना था। फिर वो अपनी गाड़ी को बैक गियर में भगाने लगता है, लेकिन लैला और अमीशा उन पर लगातार गोलियां बरसाने लगती है, जिनके कारण कार का टायर पंक्चर हो जाता है और वो भी अनबैलेंस्ड होकर वहीं पर रुक जाती है। फिर मैरिक और तमारा दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। मैरिक को रियलाइज होता है कि मैंने गलत पंगा ले लिया। तभी कुछ देर बाद उनको पुलिस के सायरन की आवाज आती है और फिर जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है, वो दोनों लड़कियां नदी में कूद जाती है। फिर पुलिस वाले अपनी बिच्छू गैंग को गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले सीन में हम रीचर को देखते हैं, जो कि लॉकअप में बंद था। तभी उससे मिलने के लिए तमारा का पार्टनर शॉन आता है और कहता है कि तुमने तमारा को ये कौन सी मुसीबत में डाल दिया। चलो अब मुझे ये बताओ कि तुम जैसे राक्षस के पास कांग्रेसमैन का नंबर कहां से आया। रीचर कहता है भाड़ में जा साले, और शॉन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लैला और अमीशा मार्केट में एक आदमी से बात करने के बहाने उसका गला काट देती है और फिर उसकी कार चुरा कर ले जाती है। तभी हम पुलिस स्टेशन में मैरिक और तमारा को देखते हैं, जिनकी मरहम पट्टी करने के बाद पुलिस वाला वहां से चला जाता है। इस समय वहां पर रसल भी मौजूद था, जो कि बताता है कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया है और बिना लैपटॉप के मैं किसी भी काम का नहीं। तभी वहां पर मैरिक के अंकल आ जाते हैं, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करते थे। मैरिक उनको सारी बात बताता है कि एना के साथ उसके बेटे को भी किसी ने मार दिया, वो भी गला काट कर। ये बात सुनते ही उनको बहुत ही अफसोस होता है, लेकिन तभी वो बताते हैं कि आज मार्केट में हमें एक आदमी की लाश मिली है और उसका भी गला उसी तरीके से काटा गया था। जरूर ये काम उन लड़कियों का ही होगा। दूसरी तरफ रीचर से मिलने के लिए वही FBI एजेंट आता है, जिसका नाम बेकर था। ये वही एजेंट है जिसने लास्ट एपिसोड में रीचर से मार खाई थी। फिर वो बेहोशी की डांट लगाने वाली गन बाहर निकालता है और जैसे ही गोली चलाता है, रीचर अपने पास रखा पीलो बीच में कर लेता है और वो डांट पीलो पर लग जाती है। फिर रीचर मौके का फायदा उठाकर बेकर की टाई पकड़ लेता है और अपना पूरा जोर लगाकर अंदर की तरफ खींचने लगता है। रीचर अपनी पूरी जान लगा देता है, जिसके कारण उस एजेंट की गर्दन तंग सलाखों के बीच में फंस जाती है और उसका एक कान भी कट जाता है। फिर रीचर कहता है तुम चिंता मत करो, बिना कान के भी तुम्हें सब कुछ सुनाई देगा। फिर वो जमीन पर पड़ी हुई डांट उठाता है और एजेंट के गले में लगा देता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। फिर रीचर उसकी चाबियां और फोन निकालकर लॉकअप का गेट खोल लेता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ मैरिक के अंकल उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम सब इस झमेले से दूर हो जाओ, FBI खुद इस केस को संभाल लेगी। अब तुम मेरी बात मानो और FBI को फोन लगाओ और उनको सारी बात बता दो। तब तक मैं खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। फिर उनके जाने के बाद मैरिक कहता है कि मैं FBI को कॉल नहीं करूंगा। फिर वो अपने साथियों के साथ अपने अंकल के पास जाता है और कहता है हम थोड़ी हवा खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, मैंने FBI में कॉल कर दी है, वो 1 घंटे तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके अंकल कहते हैं जल्दी आ जाना, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है। फिर मैरिक हाँ कहता है और वहां से कार की चाबी चुरा लेता है। फिर वहां से निकलते समय वो रीचर के पास कॉल करते हैं, लेकिन वो तो फोन ही नहीं उठाता। तभी कुछ देर बाद उनके पास रीचर का खुद से ही फोन आ जाता है, वो भी किसी नए नंबर से, और पूछता है कि वो ड्राइव मिली या नहीं। तमारा कहती है ड्राइव तो मिल गई, लेकिन तुम कहां पर गायब हो। रीचर बताता है कि मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन मैं वहां से भाग निकला, अब मेरे जुर्म की लिस्ट बढ़ती जा रही है। तभी तमारा बताती है कि लैला और अमीशा मैरिक के घर पर भी पहुंच गई और हम पर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन हम बच गए और वो दोनों नदी में कूदकर भाग गई। उन्होंने एक आदमी का गला भी काट दिया,
जिसकी 3 बेटियां थी। फिर तमारा उसे 1 घंटे बाद जग्गी के ढाबे के पास आने को कहती है और खुद अपनी कार चेंज करने के लिए राजू मिस्त्री के गैराज में पहुंच जाती है। लेकिन अब की बार राजू मिस्त्री गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मेरा बहुत नुकसान कर रही हो। तमारा कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सारी इलीगल कार्स जब्त ना करूं तो मुझे जल्दी से एक बढ़िया कार दो। राजू मिस्त्री कहता है ये पुलिस की कार मैं नहीं रखूंगा, लेकिन तमारा कहती है इस कार को पीछे ढककर खड़ी कर दो और जल्दी से एक बढ़िया कार दो। फिर जल्दी ही वो सभी जग्गी के ढाबे के पास पहुंच जाते हैं और रीचर से मिलते हैं। तमारा पूछती है कि इस बार तुम पुलिस की गिरफ्त से कैसे निकले। फिर लिफ्ट में रीचर उनको सारी बात बता देता है, जिसके कारण सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। फिर वो लोग होटल के 4थे माले पर जाते हैं और एक वेट्रेस को कुछ पैसे देकर उससे इलीगली एक कमरा भी ले लेते हैं। होटल रूम में जाकर वो सबसे पहले उस ड्राइव को चेक करते हैं जिसमें एक फोटो थी। उस फोटो के अंदर 3 लोग खड़े थे। एक था जॉन सैमसन और दूसरा था नोलन काहिल जो छत से कूदकर मर गया था और तीसरा है जनरल पुत्रा। इस फोटो के अलावा उस पेन ड्राइव में कुछ भी नहीं था। इतने में फोन भी चार्ज हो जाता है और जब मैरिक उसको ओपन करके देखता है तो उसे एक ब्लॉक नंबर से भेजा हुआ मैसेज दिखाई देता है जिसमें फिली का एक एड्रेस लिखा हुआ था। रीचर कहता है अब हम सीधे वहीं पर जाएंगे। रसल जब उस जगह को सर्च करके देखता है तो पता चलता है कि वो तो एक पुरानी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर बंद पड़ा रेस्टोरेंट है। फिर जब मैरिक उस फोन की और छानबीन करता है तो उसको किसी अननोन नंबर से आई हुई एक वीडियो मिलती है जिसमें बेन की गर्लफ्रेंड को बेरहमी से मारा जा रहा था। पास में बेन भी बैठा हुआ था और वो बोल रहा था माँ अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तो ये लोग हम दोनों को मार डालेंगे। तभी मैरिक को एक और वीडियो मिलती है, लेकिन उस वीडियो को ओपन करने से पहले ही तमारा फोन छीन लेती है और कहती है ऐसा कुछ भी मत देखो जिसको तुम कभी भी भुला ना पाओ। फिर जब मैरिक बाहर जाता है तो रसल कहता है कि हमें इसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, कहीं ये साला कूद ना जाए। इसलिए तमारा उसके पास जाती है और उसको हौसला देने की कोशिश करती है, लेकिन मैरिक कहता है कि मैं भी उन दोनों को तड़पा तड़पा कर कुत्ते की मौत मारूंगा जैसे उन्होंने मेरी फैमिली को मारा है। अगले सीन में हम देखते हैं टीवी में न्यूज चल रही थी कि ये 6.5 फुट का पहलवान कई सारे पुलिस वालों को मार कर भागा है। किसी को भी इसके बारे में पता चले तो जल्दी से पुलिस को खबर करो। ये न्यूज होटल की वही वेट्रेस भी देख लेती है और जल्दी से पुलिस को कॉल करने के लिए चली जाती है। इतने में रीचर सैमसन के पास कॉल करता है और बताता है कि मुझे वो पेन ड्राइव मिल गई है और उसमें तुम्हारी, नोलन की और जनरल पुत्रा की फोटो है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि एक फोटो के लिए इतने लोग क्यों मारे जा रहे हैं। सैमसन कहता है मुझे भी नहीं पता। तभी रसल वो फोटो सैमसन के पास भेजता है और रीचर पूछता है कि फोटो में पीछे एक आदमी भी खड़ा है, वो कौन है। चेक करने पर सैमसन बताता है कि ये तो एक साइंटिस्ट है जो मलेरिया की रिसर्च करने के लिए हमारे साथ गया था। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। अब इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस होने लगती है। रीचर कहता है मैं तुमसे कुछ भी पूछता हूँ तो तुम्हारा बस एक ही जवाब होता है कि मुझे नहीं पता। तभी रसल टीवी ऑन करता है और अपने बाकी के साथियों को भी अंदर बुला लेता है। वो लोग देखते हैं कि टीवी में हर न्यूज चैनल पर रीचर की ही न्यूज चल रही थी, लेकिन इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है क्योंकि वेट्रेस ने उनको कॉल करके रीचर के बारे में बता दिया था। तभी तमारा कहती है मैरिक तुम रसल को लेकर पीछे के रास्ते से लाइब्रेरी जाओ और उस साइंटिस्ट का पता लगाओ जो उस फोटो में है। मैरिक कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो उस रेस्टोरेंट में जाऊंगा जहां पर मेरी बहन को बुलाया गया था, लेकिन तमारा उसको वहां पर जाने के लिए स्ट्रिक्ट मना कर देती है। तभी हम देखते हैं तमारा रीचर को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ बिल्डिंग से नीचे लेकर जाती है और पुलिस वालों को बताती है कि मैंने इसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जब वो होटल से बाहर जाने लगते हैं तो पास में खड़ी वेट्रेस उन दोनों को देख लेती है और पुलिस वाले को बता देती है कि ये लेडी तो उस आदमी के साथ मिली हुई है, ये 4 लोग थे। फिर जब तमारा रीचर को लेकर जैसे ही वहां से निकलती है पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। अब इनमें चूहा बिल्ली की दौड़ शुरू हो जाती है, लेकिन जब एक ट्रक द्वारा रास्ता ब्लॉक मिलता है तो ये दोनों कार से निकलकर पैदल ही भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों रॉक गार्डन पहुंच जाते हैं जो वेस्ट चीजों से बनाया गया था, लेकिन पुलिस वहां पर भी पहुंच जाती है और उन दोनों पर गोलियां बरसाने लगती है, लेकिन रीचर उनको चकमा देकर वहां से भी भाग निकलता है। फिर भागते भागते वो दोनों एक होटल में घुस जाते हैं और कहते हैं बाहर गोलियां चल रही है, जल्दी
से दरवाजे बंद कर लो और किसी को भी अंदर मत आने देना। लेकिन जब वो पीछे के रास्ते से भागने लगते हैं तो पुलिस वाले वहां पर भी आ टपकते हैं, इसलिए मजबूरी में दोनों को अंदर ही भागना पड़ता है। फिर भागते भागते वो दोनों होटल की छत पर पहुंच जाते हैं, जहां से बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी रीचर कहता है कि अब हमें रस्सी का सहारा लेकर नीचे उतरना होगा, ये मैंने आर्मी में सीखा था, बस तुम मुझे कसकर पकड़ लेना। तमारा कहती है अगर मैं गिर गई तो मर जाऊंगी। रीचर कहता है तो मत गिरना। फिर वो दोनों रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन वेट ज्यादा होने के कारण जिस जगह वो रस्सी बंधी हुई थी वहां के पेच निकल जाते हैं और उन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण तमारा नीचे बड़े से कांच के ऊपर जा गिरती है और उस कांच में दरारें भी आ जाती है। अब अगर ये जरा सी भी हिली तो पूरा कांच टूट जाएगा और तमारा नीचे जा गिरेगी। इसलिए रीचर जल्दी से नीचे उतरता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। इतने में वहां पर पुलिस भी आ जाती है और कहती है रीचर अपने हाथ ऊपर कर लो और जमीन पर लेट जाओ। लेकिन रीचर के इतने भी बुरे दिन नहीं आए थे कि ये अपने हाथ ऊपर करके जमीन पर लेटे। रीचर जल्दी से तमारा के ऊपर ही कूद जाता है और वजन के मारे वो कांच टूट जाता है। फिर वो दोनों नीचे बने रूम में जाकर गिरते हैं और जल्दी ही बचकर वहां से नीचे पहुंच जाते हैं। फिर वो एक बस में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन बस में सब लोग उनको पहचान लेते हैं और पुलिस को बुलाने के लिए कहते हैं, इसलिए जल्दी ही उन दोनों को वहां से भी भागना पड़ता है। फिर काफी देर तक पुलिस से बचते बचाते वो दोनों एक पुल के नीचे छुप जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। फिर सारा मामला शांत होने के बाद वो दोनों उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर एना को बुलाया गया था। फिर सेकंड फ्लोर पर बने रेस्टोरेंट में जाने पर पता चलता है कि उन दोनों लड़कियों ने बेन को यहीं पर मौत के घाट उतारा था, क्योंकि वहां पर उसका खून भी पड़ा था। अब रीचर वहां पर पड़े सबूतों को देखकर पूरी स्टोरी तैयार करता है कि यहाँ पर उस दिन क्या क्या हुआ होगा। इतने में पीछे से लैला भी आ जाती है और कहती है हमारे पास कोई चारा नहीं था। फिर तमारा जब उनके ऊपर गन फोर्ड करती है तो लैला कहती है जल्दी से वो पेन ड्राइव मुझे दे दो, वरना मेरी दोस्त इस सिंगल पसली का गला काट देगी। फिर मैरी कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों का कहना नहीं माना। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे रीचर उनको वो ड्राइव देता है या नहीं। दोस्तों मुझे तो लगता है कि मैरिक भी उन दोनों लड़कियों के साथ मिला हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा हो, बस मुझे लगा इसलिए मैंने बता दिया। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड डालूं आपको पता चल जाए।